नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक महान विचारक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मिस्टर कार्ल मैनहीम। अगर कार्ल मैनहीम आपके सिलेबस में है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि विद्यार्थी के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि सर क्या ये क्लासेस नेट के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर में काम आएगी? क्या ये क्लासेज यूपीएससी में काम आएगी? क्या ये क्लासेज स्टेट पीसीएस में काम आएगी? तो याद रखना, अगर आपके सिलेबस में काल मैनहिम है तो इस क्लासेज को देख लेना, सब कुछ बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये बहुत रेयर विचारक भी है। मैं रेयर विचारक इसलिए कह रहा हूँ, ब्राउन, पार्सन्स, मेलिनोस्की, मर्टन, दरिदा, इन सब के बारे में कंटेंट खूब मिल सकता है, भर भर के पड़ा हुआ है। लेकिन ये कुछ ऐसे विचारक हैं, जैसे मैनुअल कॉस्टेल्स की चर्चा करते हैं, उनके बारे में भी कंटेंट कम मिलता है। मैनहिम के बारे में भी कम मिलता है। उसी तरीके से लियोटार्ड की हम चर्चा करें, उनके बारे में भी कंटेंट कम मिलता है। जेमिसन के बारे में चर्चा करें, जो उत्तर आधुनिक विचारक है, उनके बारे में भी कंटेंट कम है ना? आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद में, बड़े बड़े संस्थाओं की डिजिटल लाइब्रेरी को खंगालने के बाद में एक सार गर्भित और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आया हूँ। मुझे अपने पिछले 17-18 वर्ष के अनुभव के आधार पर, माँ शारदा के आशीर्वाद के आधार पर यह विश्वास है कि अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देख लिया तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मैं तो आप लोगों से हर बार एक चीज़ कहता हूँ कि ये डिजिटल माध्यम है, यहाँ पर दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। झूठ को बहुत सच्चाई से परोसा जाता है। आप मेरी क्लास की तुलना और दूसरे प्लेटफॉर्म, दूसरे शिक्षकों से करें। अगर आपको लगता है कि मैं उनसे थोड़ा बहुत बेहतर पढ़ा पाता हूँ, तभी आप हमारी क्लासेज ज्वाइन करें। चलो मुद्दे पे आते हैं अब, ठीक है? देखो, 2-3 मिनट तो भूमिका बनाई जाती है, तो आप बोरियत महसूस ना करें, ठीक है ना? सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मिस्टर कार्ल मैनहीम है ना, इसे हम हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा से जोड़ते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि मिस्टर कार्ल मैनहीम हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं। अब आप यूं कहोगे कि हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा क्या होती है? याद रखना, विचारधाराएं बहुत सारी हैं, जैसे संरचनावादी विचारधारा है, या प्रकार्यवादी विचारधारा है, या उत्तर संरचनावादी विचारधारा है, या उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा है, ठीक है ना? या निर्वचनात्मक विचारधारा है। उसी तरीके से साथियों, जो hermeneutics विचारधारा है, यह उस प्रकार के अध्ययन की बात करता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं कोई व्यवहार कर रहा हूं, समझ जाना, hermeneutics विचारधारा आज आपके बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। जैसे मैं कोई व्यवहार कर रहा हूं और मैं प्लेटफार्म पर बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ और दूसरे पैसेंजर भी बैठे हुए हैं। मैंने प्लेटफार्म पर जो फूड की स्टॉल होती है, वहाँ से मैंने कुछ खरीदा और मैं खाने लग गया। मेरे बगल में जस्ट एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने भी कुछ खरीदा और वो खाने लग गया। थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि मैंने जो जिस प्लेट में खाया था, उसको मैंने डस्टबिन में डाल दिया और अच्छे से अपने हाथ धोए, मुंह वगैरह पूछा और मैं बैठ गया। वहीं साथियों, जो दूसरा व्यक्ति है, उसने खाया और जो प्लेट है ना, खाने की जो प्लेट है, उसको प्लेटफार्म पर फेंक दिया और फिर ऐसे ही अपने कपड़ों से उसने हाथ वाथ पूछे और वो बैठ गया। तो हमारे दोनों के व्यवहार को सामने कोई समाजशास्त्री देख रहा था। अब समझ जाना, बड़े मजेदार चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? हम जब ऐसा कर रहे थे, तो थोड़ी दूर एक समाजशास्त्री बैठा हुआ था, जो हमारी प्रत्येक क्रियाओं को नोटिस कर रहा था। अब पता है, वो समाजशास्त्री ने अपने मन में यह विचारधारा बनाई कि मैं एक सभ्य समाज से ताल्लुकात रखता हूं, मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखता हूं जो पूरी तरीके से सुसंस्कृत है, पूरी तरीके से सिविलाइज्ड है। और उसने, वह दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके बारे में विचार लगाई कि यह किसी फुअड़ परंपरा या फुअड़ संस्कारों की देन है। अब ध्यान रखना, जो हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा है ना,
वो मेरे व्यवहार की बात नहीं करता। वो जो प्रत्यक्ष में हो रहा है ना, वो प्रत्यक्ष की बात नहीं करता, वो संदर्भों की बात करता है, वो रेफरेंस की बात करता है कि मिस्टर विवेक ने एक सिविलाइज्ड व्यवहार किया, पत्तल में कुछ खाया और उसको डस्टबिन में डाला और अच्छे से अपने हाथ वाथ धोए और एक भले मानुष की तरह वो बैठ गया। तो इसके पीछे कौन सी संस्कृतियां हो सकती है, इसके पीछे कौन से कल्चर हो सकते हैं, इसके पीछे कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, इसके पीछे कौन से मानदंड हो सकते हैं जिनकी वजह से यह व्यक्ति इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो जो हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा है ना, वो साथियों संदर्भों की बात करता है, वो रेफरेंस की बात करता है। जो आंखों से दिखाई दे रहा है, जो एक्टिविटीज हमारे सामने हो रही है, जो घटना घट रही है, उस घटना के पीछे जो उत्तरदायी कारण होते हैं ना, उत्तरदायी कारणों की बात ही कौन करता है? हेरमेन्यूटिक्स विचारधारा करती है। ध्यान रखना। इसी तरीके से एक सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है आपके सिलेबस में, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जिससे मीड ताल्लुकात रखता है, जिससे ब्लूमर ताल्लुकात रखता है, जिससे गॉफमैन ताल्लुकात रखता है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है ना, वो प्रतीक को देखकर क्रिया की बात करता है। जैसे बहुत बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है, या ऐसा मान लेते हैं कि मेरा जलेबी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं घर बैठा हुआ हूं, अचानक कोई इमरजेंसी आती है और मुझे बाजार में जाना पड़ सकता है। तो मैं देखता हूं कि रास्ते में गर्मा गर्म जलेबियां उतर रही थी, तो मेरा मन ललचा गया। जब तक मैं घर में था जलेबी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही मैंने सिंबल्स को देखे, जैसे ही मैंने जलेबी को देखी, मैं खाने के लिए आतुर हो गया। दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। सिंबल्स को देखा, प्रतीक को देखा, तो इंटरैक्शन यानी मैंने क्या करी? अंत्यक्रिया करी। ध्यान रखना। मैं आपको कल का ये एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल देता हूं। जो इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने रील्स वगैरह भी डाली है। कल क्या हुआ था कि मेरे घर के पास थोड़ी सी जमीन है, अपनी जमीन है, उस पर मैंने कुछ पेड़ लगाए हुए हैं। तो मैंने एक व्यक्ति को बुलाया और उससे पेड़ वेड़ साफ करवाए। पूरे दिन बेचारे ने अच्छे से काम किया। मैंने क्या किया कि उसको मजदूरी दे दी। अब मैं गांव से ही उसको लेकर आया था अपनी मोटरसाइकिल पे। शराब का तो वो आदी था, लेकिन मेरे डर की वजह से या किसी कारण से उसने पूरे दिन एक बार भी जिक्र नहीं किया कि भाई साहब मुझे शराब पीनी है। जैसे ही हम गांव के लिए वापस जा रहे थे शाम को, दारू का ठेका आता है। आजकल दारू के ठेके ऊपर है शराब नहीं लिखी रहती, आजकल लिखी रहती है देसी और अंग्रेजी दवाई की दुकान। जैसे ही उसने ये देखा, उसने कहा कि भाई साहब थकान हो गई, दवाई लेने का मन कर रहा है। दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। मैं अपना स्पष्टीकरण दे दूं कि मैंने अपने जीवन में शराब का, धूम्रपान का, मदिरा का, मीट मछली का प्रयोग नहीं किया है। ये मेरा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है। उस मिस्टर व्यक्ति ने जैसे ही सिंबल्स देखे वैसे ही अंत्यक्रिया करने के लिए प्रेरित हो गया। दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। तो यहां पर मूल अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म एंड hermeneutics? इनके बीच में जो मूल अंतर है, वो मूल अंतर यही है कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रिया वाले प्रतीक को देखकर अंत्यक्रिया करेंगे, जबकि hermeneutics वाले है ना, वो इस बात पर बल देंगे कि यह व्यक्ति दारू पी रहा है तो क्यों पी रहा है? इसने बचपन में अपने पिताजी को दारू पीते हुए देखा होगा, या कोई तो बात रही होगी कि जिसकी वजह से इसको ये लत पड़ी। तो वो जो रेफरेंस की बात करता है, जो संदर्भों की बात करता है, दैट इज hermeneutics आइडियोलॉजी। ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है कि मैं सही उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो hermeneutics विचारधारा है ना, वो hermeneutics विचारधारा किसकी बात करती है? रेफरेंसों की बात करती है, संदर्भों की बात करती है। तो ये जो भाई साहब थे मिस्टर कार्ल मैनहीम, वो किससे आते हैं? वो hermeneutics विचारधारा से आते हैं। ये चीजें किताब में नहीं मिलेगी आपको। ये व्यक्ति वही बता पाएगा जिसके ब्लड में सोशियोलॉजी होगा। मैं तो हर बार कहता हूं कि मेरे तो खून में भी सोशियोलॉजी है। मेरे पिताजी 1984 में समाज शास्त्र से पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं तो खाता भी सोशियोलॉजी, जीता भी सोशियोलॉजी, पीता भी सोशियोलॉजी। आज मैं आपको मिस्टर कार्ल मैनहीम है ना, ऐसे चुटकियों में बता दूंगा।
बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। मेरे नोट्स की लैंग्वेज देखा करो, आप किताबों की लैंग्वेज देखा करो। एक पेज को ध्यान रखना, किताबी लैंग्वेज से आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 40 से 50 मिनट लगती है, केवल एक पेज को। और वही कन्वर्ट कर पाता है जिसको कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से सुन लेना, सुनने भर मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, ये मिस्टर कार्ल मैनहीम है ना, ये हंगेरियन समाजशास्त्री है। इनका जन्म 27 मार्च 1893 बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है, आजकल पता है कि एक ट्रेंड चल निकला है, ऑर्डर खूब पूछा जा रहा है। ठीक है, अब चाहे हम ऑर्डर में बुक्स के ऑर्डर की बात करें या फिर हम समाज शास्त्रियों के जो प्रिंसिपल्स और थ्योरीज है ना उनकी बात करें। एक प्रश्न मैंने ऐसा देखा, एक ने व्हाट्सएप पे भेजा कि गुरुजी इसका आंसर क्या होगा। तो प्रश्न यूं था कि आप ऑर्डर में सेट कीजिए कि कौन से समाजशास्त्री ने सबसे पहले समाजशास्त्र में प्रादुर्भाव किया, यानी समाजशास्त्र में एंट्री मारी। इसलिए थोड़ी सी पिक्चर है ना जो आप ये भी साथ में लेकर चले। ठीक है, 27 मार्च 1893 बुडापेस्ट हंगरी में क्या हो गया था, इनका जन्म हो गया था। इनका एक बहुत भारी भरकम कीवर्ड है जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज को हम ज्ञान के समाजशास्त्र के नाम से, ज्ञान के समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। अब बहुत जगह आपने ये पढ़ा होगा, व्हाट इज सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का समाजशास्त्र क्या है। ध्यान रखना, ये हर्मेन्यूटिक्स आइडियोलॉजी है ना, दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इसे ही हम क्या कहते हैं, ज्ञान का समाजशास्त्र कहते हैं। जैसे मैं कोई व्यवहार कर रहा हूं, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में मिस्टर कार्ल मैनहीम यूं कहता है कि अगर व्यक्ति अच्छा है तो अच्छा व्यवहार कर रहा है, वो सिविलाइज्ड तरीके से रहता है, अच्छे से बोलता है, ठीक है ना। तो यह व्यक्ति के खुद के विचार नहीं है, ये व्यक्ति की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मैं मांस मदिरा नहीं खाता, मैं सबसे अच्छे से बातचीत करता हूं, तो ये मेरे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे इंडिविजुअल आइडियोलॉजी नहीं है। कहीं ना कहीं सामाजिक समूहों का भी इनमें योगदान है, कहीं ना कहीं सामाजिक संस्कृतियों का भी इसमें योगदान है, कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाओं का भी इसमें योगदान है, कहीं ना कहीं सामाजिक मानदंडों का भी इसमें योगदान है। तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में मिस्टर कार्ल मैनहीम कहता है कि व्यक्ति के आइडियाज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, व्यक्ति के आइडियाज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं, सोशल प्रॉपर्टी होते हैं। कहीं ना कहीं वो कहां से प्रेरित होते हैं, कहीं ना कहीं वो सामाजिकता से प्रेरित होते हैं। तो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की भी बात कौन करता है, मिस्टर कार्ल मैनहीम करता है। यहां पर लिख भी रखा है कि हमारे विश्वास विचार हमारे सामाजिक संदर्भ से क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। कई बार पता है आपने ये कहते हुए सुना होगा, जैसे मैं कई बार इस चीज को कहता हूं, मैं कहता भी ऑनलाइन क्लास में भी कहता हूं, मैंने अपने जीवन में कभी मीट और मच्छी का प्रयोग नहीं किया, अपने जीवन में कभी धूम्रपान और दारू का प्रयोग नहीं किया, तो मैं गर्व महसूस करता हूं। लेकिन मिस्टर कार्ल मैनहीम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में यूं कहता है कि इसमें आपका योगदान भले ही हो सकता है, लेकिन वो क्या है, बहुत थोड़ा है। आपका योगदान आपके माता पिता का है, आपके वैल्यूज का है, आपके उस एनवायरमेंट का है जिसमें आप रहते हो और रहकर ये सारी चीजें सीखे हो। दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जिसमें सामाजिक परिदृश्य भी छुपा रहता है, राजनीतिक परिदृश्य भी छुपा रहता है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट भी छुपा रहता है। कहीं ना कहीं इतिहास में जब आप बचपन में थे, छोटे थे, आपके पिता से या आपकी माँ से या दादा दादियों से ये कहते हुए सुना होगा कि आपके परदादा या आपके पूर्वज इस तरीके से थे, अच्छे भले मानुस थे, तो उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, वो दबाव था आपके ऊपर, इसलिए आपने इन सब का सेवन नहीं किया। दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, दैट इज hermeneutics आइडियोलॉजी। इसे ही हम क्या कहते हैं, hermeneutics विचारधारा, जो किसकी बात करेगा, रेफरेंस यानी संदर्भों की बात करेगा। ठीक है, फिर जिसके बाद में यहां पर देखो, सबसे पहले इन्होंने स्टडी बुडापेस्ट हंगरी में की थी, है ना, जहां फिलोसफी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में थे। जिसके बाद में ये जर्मनी विश्वविद्यालय में चले जाते हैं। लेकिन जब ये जर्मनी निवास पर थे या प्रवास पर थे, तो 1933 में नाजी शासन, यानी जो हिटलर है ना,
वो बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा था, जिसके बाद में इन्होंने क्या किया, जर्मनी को भी छोड़ दिया और अंततः ये कहाँ चले गए, इंग्लैंड में चले गए। ये तो इनके बारे में क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड। फिर जिसके बाद में अगर हम इनके आइडियोलॉजी की चर्चा करें, तो इनका आइडियोलॉजी का जो सिद्धांत है ना, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, तो ध्यान रखना, आइडियोलॉजी को हम विचारधारा के नाम से जानते हैं और यूटोपिया है ना, उसको हम आदर्श लोक और स्वैपन लोक के नाम से जानते हैं। मैं लिख भी देता हूं, ये भारी भरकम कीवर्ड है। आइडियोलॉजी जिसे हम विचारधारा कहते हैं और यूटोपिया जिसे हम आदर्श लोक या स्वैपन लोक कहते हैं। तो मिस्टर कार्ल हिम है जो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया की भी बात करता है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर जिसके बाद में अगर हम इनकी महत्वपूर्ण किताबों की चर्चा करें, तो ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आजकल कुछ इस तरीके का ट्रेंड चल रखा है कि किताबों का ऑर्डर भी पूछने लगे हैं, ठीक है। तो ये देखो प्रैक्टिकली तो संभव ही नहीं है। जैसे यहाँ पर इनकी 10 किताबें हैं। सबसे पहले नंबर की द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन, पीढ़ियों की समस्या, है ना। और इसका भी इन्होंने सिद्धांत दिया है, पीढ़ियों की एकता का सिद्धांत, ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर कार्ल हिम है ना, जिन्होंने पीढ़ियों की एकता का भी सिद्धांत दिया है, ठीक है। मतलब पीढ़ियों की एकता के सिद्धांत के अंतर्गत ये वही हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट को दर्शाते हैं कि जो पूर्वज पीढ़ी होती है ना, उसके प्रभाव वर्तमान पीढ़ी पर आते हैं और वर्तमान पीढ़ी है उन विचारों को आने वाली पीढ़ी के पास फॉरवर्ड कर देती है। उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं या चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन, ये इनकी किताब जो 1928 को लिखी गई थी। देखो बहुत ऑथेंटिक सोर्सेस से वेरीफाई करके मैंने यहाँ पर सन मेंशन किए हैं, ठीक है ना। फिर जिसके बाद में आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ठीक है, ये इनका बहुत भारी भरकम कीवर्ड है। जिसके बाद में मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये भी इनकी बुक है। फिर कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद, है ना, इसको हिंदी में रूढ़िवाद बोलते हैं। इसके टोटल 11 वॉल्यूम पब्लिश हुए थे। जो सबसे पहला वॉल्यूम था जो 1936 में पब्लिक हुआ और जो 11वां वॉल्यूम है जो 1986 में पब्लिश हुआ। जिसके बाद में डायग्नोसिस ऑफ और टाइम्स, ये भी इनकी एक किताब है। जिसके बाद में फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग, ये भी इनकी किताब है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो 1952 में पब्लिश हुई थी इनके मरणोपरांत। ये मर गए थे, जिसके बाद में ये किताब पब्लिश हुई थी। जिसके बाद में इनकी अगली किताब ऐसे ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये भी 1952 में आई थी। फिर जिसके बाद में ऐसे ऑन द सोशोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, ये भी 1953 में आई। और फिर जिसके बाद में ऐसे ऑन द सोशोलॉजी ऑफ कल्चर, ये आई थी 1956 में। अब ध्यान रखना, टोटल 10 किताबें हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट किताब की चर्चा करता हूं तो द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट किताब। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ये भारी भरकम किताब है, ठीक है। फिर जिसके बाद में मैन एंड सोसाइटी इन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जिसके बाद में डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर जिसके बाद में द सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब छठे नंबर की, 8वें नंबर की, 9वें नंबर की और 10वें नंबर की आप चाहो तो छोड़ देना। और अगर आप में प्रेमानंद महाराज जी एक बात कहते हैं, आपने में सामर्थ्य है तो आप भले याद कर लेना। ये तो इनकी किताबें हो गई। अब ध्यान रखना, इनके हम योगदान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मिस्टर कार्ल हिम है ना, वो आइडियोलॉजी और यूटोपिया की बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिख भी रखा है कि मिस्टर कार्ल हिम ज्ञान के समाजशास्त्र के अनुसार किसी जन समुदाय के सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से निर्धारित होने वाले मिथ्या ज्ञान, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है, अगर इसको मैं समराइज करूं ना कुछ एक लाइन में, अगर मैं इसको लिपिबद्ध करूं तो जैसी संगत वैसी रंग। इसका मतलब यही निकलता है कि व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है ना, व्यक्ति का विचार है वो वैसा ही बन जाता है। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में मिस्टर कार्ल हिम यही कहने का प्रयास कर रहा है। कई बार ये भी सुना है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, तो ये भी यही है
आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, इसको एक तरीके से मिथ्या ज्ञान बोला है, ध्यान रखना। आगे हम पढ़ेंगे कि मिस्टर कार्ल कार्ल मार्क्स की चर्चा करते हैं ना, तो मिस्टर कार्ल मार्क्स ने समाजों को 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले मिस्टर कार्ल मार्क्स है वो प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करता है, ठीक है ना। प्रिमिटिव कम्युनिज्म को हम आदिम साम्यवाद बोलते हैं। जिसके बाद में मिस्टर कार्ल मार्क्स है स्लेवरी स्टेज, दास युग की बात करता है। फिर फ्यूडल स्टेज जिसे हम सामंत युग कहते हैं। चौथे नंबर पर कैपिटलिस्टिक स्टेज यानी जिसे हम पूंजीवादी युग जो अभी वर्तमान में चल रहा है। और मिस्टर कार्ल मार्क्स ने कल्पना की थी कि एक समाजवादी सोशलिस्टिक स्टेज भी आएगी जिसे हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिस्टर कार्ल मार्क्स का जो 5वां स्टेज था ना, इस 5वें स्टेज को मिस्टर कार्ल मैनहीम ने यूटोपिया में शामिल किया है, क्योंकि ये एक आदर्श लोक की कल्पना थी। यूटोपिया भी क्या है, यूटोपिया एक तरीके से कल्पना है। विचारधारा तो किसी समूह की विशेषताओं को दर्शाती है, समूह के दृष्टिकोणों को दर्शाती है, जबकि आदर्श लोक क्या होती है, एक कल्पना होती है। आदर्श लोक क्या होता है, एक तरीके का शोपन होता है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों के बारे में डिफरेंट करें, सबसे पहले आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ें, तो यहां पर लिख रखा है कि किसी विशेष सामाजिक समूह के हित और मान्यताओं को सही ठहराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखना, हम विचारधारा की चर्चा करते हैं, दो अलग अलग विचारधारा। एक तरफ आपकी हिंदू विचारधारा हो गई और दूसरी तरफ आपकी मुस्लिम या इस्लामी विचारधारा हो गई, ठीक है। सत्य हिंदू विचारधारा में आपने देखा होगा कि पंडित लोग होते हैं हिंदू जो जनेऊ धारण करते हैं, ठीक है, चंदन लगाते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, और बहुत सारे क्या है उनके नियम होते हैं। जैसे वो मंदिर में भी जाएंगे ना तो जूते चप्पल बाहर ही खोल देंगे। ये एक उनकी विचारधारा, ये एक उनकी मान्यता है कि हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमसे क्या होगा, प्रसन्न होगा। उसी तरीके से इस्लामी विचारधारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, चाहे वो भले ही कितनी भी कठिन परेशानी में रहे। देखो मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर किसी एक विचारधारा से प्रेरित नहीं हूँ और एक शिक्षक को होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5 बार नमाज पढ़ेगा, और ये भी लिख रखा है कि प्रत्येक मुस्लिम या इस्लामी विचारधारा से ताल्लुकात करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार मक्का और मदीना की यात्रा भी करनी चाहिए। ये क्या है, ये अलग अलग धर्मों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो ध्यान रखना, मिस्टर कार्ल मैनहीम के अनुसार अगर मैं अपने विचार रखूं, जैसे मैं 5 बार नमाज के बारे में विचार रखूं, तो मुझे हटाइए यहां से, किसी दूसरे व्यक्ति को रखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति जो यूं कहता है कि क्यों समय बर्बाद करते हो, 5 बार आप नमाज पढ़ रहे हो, आपका समय बर्बाद हो रहा है, इससे अच्छा कोई अच्छा काम कीजिए, ठीक है ना। या फिर मैं हिंदुओं के बारे में चर्चा करूं, तो मान लो कोई ऐसा कहता है कि आप जो सुबह शाम इतना पूजा पाठ करते हो, इससे अच्छा तो कोई पेट ऐसा काम करो जिससे आपका पेट भरे, आपके बच्चों का पेट भरे। तो यहाँ पर मिस्टर कार्ल मैनहीम की जो आइडियोलॉजी है ना, कार्ल मैनहीम की जो विचारधारा है, वो साथियों अलग अलग धर्मों के अलग अलग इंटरेस्ट और उनकी मान्यताओं को सही ठहराने का काम करती है। वो कहती है कि कोई 5 बार नमाज पढ़ता है तो बिल्कुल सही है, कोई सुबह शाम पूजा पाठ करता है तो वह भी बिल्कुल सही है। मतलब यहां पर यह समूहों को एकजुट करने का काम करती है, ध्यान रखना, इससे कलेक्टिविटी बढ़ती है, इससे सामूहिकता बढ़ती है, ठीक है ना। और ये किसी एक विचारधारा के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। जब हम किसी एक समूह की एक्टिविटीज को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यह व्यक्ति उस संप्रदाय से ताल्लुकात रखता है, यह व्यक्ति उस विचारधारा से ताल्लुकात रखता है। सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं को बनाए रखने और सुधारने का भी काम करती है। जैसे हम पूंजीवादी विचारधारा की चर्चा करते हैं, विचारधारा कोई भी हो सकती है, जैसे हम समाजवादी विचारधारा की चर्चा करते हैं, अब पूंजीवादी विचारधारा है, अब हम किसे पूंजीवादी विचारधारा कहेंगे, किसे हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी कहेंगे जिसमें पूंजीवादिता के गुण हैं, जो उनके अनुसार एक्टिविटीज कर रही है। मान लो वो पूंजीवादी विचारधारा के अनुसार ही कार्य नहीं कर रहे,
तो क्या हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति फलाना पूंजीवाद से ताल्लुकात रखता है? तो जो आइडियोलॉजी होती है ना, जो विचारधारा होती है, वो उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, वो संरचनाओं को स्पष्ट करती है, वो सामूहिकता को बनाए रखती है। ठीक है ना? और कोई अगर काम कर रहा है, किसी समूह से ताल्लुकात रखता है और सारे लोग उस काम को कर रहे हैं, तो उसको सही ठहराने का काम करती है कि हाँ, यह सही है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है? फिर जिसके बाद में हम यूटोपिया की चर्चा करते हैं। यूटोपिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यूटोपिया एक आदर्श विचार है। ठीक है? यूटोपिया एक काल्पनिक विचार है जो बेहतर और पूर्ण समाज की कल्पना करता है। यूटोपिया है ना, वो साथियों एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। मैं आपको चीजें बताऊंगा। यूटोपिया एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है और जबकि विचारधारा है ना, एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण है। इन दोनों में अगर आपसे कोई यूं पूछ लेना कि परिवर्तनकारी और प्रकार्यकारी कौन है, तो ध्यान रखना प्रकार्यवादी विचारधारा है और परिवर्तनकारी है जो क्या है, यूटोपिया है। क्यों? क्योंकि वो समर्थन करती है विचारधारा, वो सही ठहराने का काम करती है, वो कहती है कि जो किया जा रहा है वो अच्छा किया जा रहा है। और जबकि जो यूटोपिया है ना, वो यूटोपिया कहता है कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ अभाव है, हमें बदलाव करने की क्या है इसमें आवश्यकता। मतलब एक तरीके से किस पर बल देता है, परिवर्तन पर बल देता है। जो मौजूदा ढांचा है, मौजूदा ढांचे में चुनौती देने का काम करता है। या मैं यूं कह सकता हूं कि एक तो होती है संघर्षवादी विचारधारा, एक तो होती है संघर्षवादी विचारधारा, एक होती है प्रकार्यवादी विचारधारा। जो संघर्षवादी विचारधारा से ताल्लुकात रखता है दैट इज यूटोपिया, और प्रकार्यवादी विचारधारा वो क्या हो गई, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा हो गई। ठीक है? यहां पर मिस्टर कार्ल मैनहीम, भाई परिवर्तन कब चाहेगा व्यक्ति, ये भी तो सोचो कि व्यक्ति परिवर्तन कब चाहेगा। जब वर्तमान चीजें उसके अनुकूल ना हो, वो उनमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता महसूस करे, तभी तो वो परिवर्तन चाहेगा। यहां पर कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि एक ऐसा युग आएगा जिसमें उत्पादन के साधन शक्ति संबंधों पर सभी का बराबर का अधिकार होगा। वो उसकी एक कल्पना थी, वो कल्पना थी, वो पता है कि वो कभी नहीं आएगा। जैसे जैसे हम उत्तर आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे असमानता ज्यादा होती जा रही है। तो वो कहां से आएगा, साम्यवाद नहीं आएगा ना। तो वो किसकी बातें थी, वो आदर्श लोग की बातें थी। मतलब साथियों यूटोपिया है ना, वो समाज सुधार और बदलाव की प्रेरणा है। यूटोपिया कहता है कि हमें फेरबदल करने की आवश्यकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये वास्तविकता के अनुसार हो। कई बार यूटोपिया है ना, वो वास्तविकता से बहुत दूर हो सकता है, जैसे मिस्टर कार्ल मार्क्स का समाजवाद। ठीक है? जैसे हम समानता की बात करें, अब ये कल्पना ही है कि समानता आएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि आएगी या नहीं आएगी। जैसे हम स्वतंत्रता की चर्चा करें, जरूरी नहीं कि सामाजिक न्याय, सोशल लॉ पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। ठीक है? तो कुल मिलाकर अगर इन दोनों के अंतरों की चर्चा करूं, तो विचारधारा है वो व्यवस्था का समर्थन करता है, यूटोपिया है जो व्यवस्था में बदलाव की बात करता है। जो क्रांतिकारी विचारधारा यूटोपिया, जो प्रकार्यवादी वो क्या हो गई, आइडियोलॉजी हो गई। ठीक है? अब ध्यान रखना, अगर इनके मूल अंतरों की चर्चा करें विचारधारा और आदर्श लोक में, तो ध्यान रखना विचारधारा सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद करती है, और यूटोपिया है ना, वो समाज को परिवर्तन की दिशा में प्रेरित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे ही उठ के आ सकता है कि निम्नलिखित में से विचारधारा, आइडियोलॉजी और यूटोपिया में डिफरेंट क्या है, या निम्नलिखित में से कौन सा डिफरेंट नहीं है। तो संरचना को बनाए रखने की बात आइडियोलॉजी करेगा और बदलाव की बात कौन करेगा, यूटोपिया करेगा। इसीलिए जो आइडियोलॉजी है ना, वो समूह के हितों की रक्षा करती है। जैसे मैंने कहा ना कि कोई 5 बार नमाज पढ़ता है, उसका समर्थन करती है कि बिल्कुल ये पढ़ना चाहिए। और यूटोपिया है ना, वो मानवता के लिए बेहतर भविष्य के खोज की बात करता है। वो कहता है कि वर्तमान जो सिचुएशन है ना, वो व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं है, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो आइडियोलॉजी और यूटोपिया की बात कौन करता है, मिस्टर कार्ल मैनहीम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना, मिस्टर कार्ल मैनहीम है ना, इसने 4 प्रकार के यूटोपिया की पहचान की। 4 प्रकार के यूटोपिया। सबसे पहले मिस्टर कार्ल मैनहीम है, वो ऑर्गेस्टिक चिलियाज्म की बात करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, बहुत उच्च कोटि का प्रश्न बनकर तैयार होता है कि निम्नलिखित में से मिस्टर कार्ल मैनहीम के अनुसार कौन सा यूटोपिया नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पर ऑर्गेस्टिक चिलियाज्म। ध्यान रखना,
ये एक तरीके का बहुत ज्यादा क्रांतिकारी और उत्साही भविष्य की दृष्टि को दर्शाता है। मतलब कई लोग होते हैं ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, उसकी हस्ती मिटा दूंगा, दिन को रात बना दूंगा, रात को दिन बना दूंगा, मतलब पूरे तरीके से तोड़ फोड़ की बात करता है। दैट इज ऑर्गेस्टिक चिलियाज्म। ठीक है ना। मतलब एक तरीके से नाटकीय बदलाव की आकांक्षा रखता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं ऐसे उड़ जाऊं और आसमान में चला जाऊं, वहां पर एलियंस को लेके आऊं। संभव नहीं है, आगे पता नहीं 100-200 साल बाद में क्या होगा, लेकिन ये नाटकीय बदलाव है। ये क्रांतिकारी तुरंत तोड़ फोड़ की बात करता है। तो सबसे पहले नंबर पर मिस्टर कार्ल मैनहिम है, वो ऑर्गेस्टिक चिलियाज्म की बात करता है, ध्यान रखना। और दूसरे नंबर का जो इन्होंने यूटोपिया बताया था, वो उदार मानववादी यूटोपिया, लिबरल ह्यूमनिस्टिक यूटोपिया है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाने और मानवीय स्थितियों में सुधार लाने के लिए तर्क संगत दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। जैसे शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से सुधार हो, ठीक है, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको सही ढंग से कैसे लागू किया जाए। एक तरीके से मानवीय कल्याण की बात करता है। जो पूरी तरीके से तोड़ फोड़ और क्रांतिकारी होता है ऑर्गियास्टिक चिलियाज्म होता है। और दूसरे नंबर का लिबरल, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, केवल इंग्लिश टर्म्स याद करना है। अगर हिंदी में याद करो तो धोखा खा जाओगे, हिंदी चेंज हो जाएगी, इंग्लिश चेंज नहीं होगी। सबसे पहले ऑर्गेस्टिक चिलियाज्म, फिर जिसके बाद में लिबरल ह्यूमनिस्टिक यूटोपिया, और तीसरे नंबर पर आता है कंजर्वेटिव आइडियाज, है ना, संरक्षणात्मक विचार। तीसरे नंबर का जो यूटोपिया है वो कंजर्वेटिव आइडियाज है, मतलब पारंपरिक मूल्य और सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण की बात करता है। ये एक तरीके से बदलाव की तरफ नहीं जाता, ये कहता है कि हमारे जो मूल्य हैं, जो हमें विरासत में मिले हैं, उसको बनाए रखना है। मतलब एक तरीके से स्थिरता और निरंतरता में संतुलन की बात करता है। आधुनिकता और परिवर्तन की क्या करता है, आलोचना करता है। जो पारंपरिक विचार है ना, जो हमारी मान्यताएं हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई त्योहार का सेलिब्रेशन करने का तरीका हो सकता है ना, हमारे बाप दादाओं के संस्कार हो सकते हैं, उनके संरक्षण की बात करता है। ठीक, द कंजर्वेटिव आइडियाज। और तीसरे नंबर पर मॉडर्न कम्युनिज्म, है ना, यह सामूहिक स्वामित्व और वर्ग भेदों को समाप्त करने पर आधारित है। मतलब ये कहता है कि जो ये असमानता है, इसको समाप्त करके भाईचारा बढ़ाना है, संपत्ति पर सभी का सामूहिक अधिकार है। जैसे हम मिस्टर कार्ल मार्क्स की चर्चा करें ना, तो कार्ल मार्क्स ने समाजवाद की कल्पना की थी, तो एक तरीके से समाजवाद की बात करते हैं। ठीक है, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था जैसी जो कुरीतियां हैं उनका ये विरोध करता है, वर्ग विहीन समाज की वकालत करता है, और ये कहता है कि संसाधन यानी उत्पादन के साधन शक्ति संबंधों का समान रूप से बंटवारा हो। तो ये चार प्रकार के यूटोपिया हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले नंबर पर ऑर्गेस्टिक चिलियाज्म, फिर दूसरे नंबर पर लिबरल ह्यूमनिस्टिक यूटोपिया, और जो मानवतावादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तीसरे नंबर पर संरक्षणात्मक विचार, द कंजर्वेटिव आइडियाज, है ना, जो हमारे परंपरा और वैल्यूज के संरक्षण की बात करता है। और चौथे नंबर पर मॉडर्न कम्युनिज्म, जो कहीं ना कहीं भाईचारे बढ़ावे देने की बात करता है और वर्ग विहीन समाज की बात करता है। ठीक है, तो ये चार, जिसके बाद में ये दो विचारधारा की बात करता है। चार यूटोपिया और दो विचारधारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर की विचारधारा टोटल आइडियोलॉजी, और दूसरे नंबर की विचारधारा पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। साथियों, ये जो टोटल आइडियोलॉजी होती है ना, जो संपूर्ण दृष्टिकोण की बात करता है। ठीक है ना, जैसे एक समाज है ना, पूरे ही समाज की बात करेगा, और जबकि विशिष्ट विचारधारा किसी राजनीतिक पार्टी की बात करता है, किसी धर्म की बात करता है। जैसे हम अपने राष्ट्र की चर्चा करें, ठीक है, तो ये जो टोटल आइडियोलॉजी वो पूरे राष्ट्र की बात करेगा, और ये पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है ना, वो राष्ट्र के अंदर भी धर्मों की बात कर सकते हैं, संप्रदायों की बात कर सकते हैं, क्षेत्रवाद की बात करता है। तो दो विचारधारा प्रस्तुत की थी मिस्टर कार्ल मैनहिम ने। सबसे पहले टोटल आइडियोलॉजी, और जिसके बाद में पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। हाँ, और ये हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा, जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था, कि हर्मेन्यूटिक्स विचारधारा मीनिंग्स की बात करता है, समझ की बात करता है, और साथियों ध्यान रखना, ये संदर्भों की बात करता है। ठीक है, और ऐतिहासिक संदर्भों की भी ये बात करता है, कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। मतलब एक तरीके से ये संवाद प्रक्रिया पर जोर देता। ये लो साहब, आपका मिस्टर कार्ल मैनहिम है ना, वो कार्ल मैनहिम कंप्लीट हो जाता है। इस एक बार इसको वापस रिमाइंडर कर देता हूं। देखो, ये दो विचारधारा है ना, टोटल आइडियोलॉजी और पर्टिकुलर आइडियोलॉजी।
तो 2 विचारधारा की बात भी किसने की है? मिस्टर कार्ल मैनहीम ने की है। जिसके बाद में 4 प्रकार के यूटोपिया बताए हैं। सबसे पहले मॉडर्न कम्युनिज्म यूटोपिया, ठीक है ना? फिर जिसके बाद में द कंजर्वेटिव आइडिया, और तीसरे नंबर पर ऑर्गेस्टिक चिलियाज्म, और चौथे नंबर पर लिबरल ह्यूमनिस्टिक यूटोपिया, ठीक है? और ये यूटोपिया और विचारधारा है ना, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। तो आइडियोलॉजी है जो व्यवस्था का समर्थन करती है, एक तरीके से आइडियोलॉजी प्रकार्यात्मक विचारधारा से आती है, और जो यूटोपिया है ना, वो बदलाव की बात करता है, ठीक है? यूटोपिया को हम आदर्श लोक या शोपन लोक भी बोल सकते हैं। ये इनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मैंने बताई हैं। और फिर जिसके बाद में ये इनका प्रारंभिक जीवन है, ठीक है? अगली क्लास में हम ज्ञान के समाजशास्त्र की बात करेंगे, है ना, इनके सोशलॉजी ऑफ नॉलेज की बात करेंगे। फिर जिसके बाद में इन्होंने जो पीढ़ियों की एकता का सिद्धांत दिया था, पीढ़ियों की एकता के सिद्धांत की बारे में बात करेंगे। इनके जो रूढ़िवादिता है ना, कंजर्वेटिज्म वाली जो बात कही थी, है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथियों, ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को आप पढ़ो ना, तो वो हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रही है, ठीक है? जिस दिन ये समझ विकसित हो गई कि ये कहना क्या चाह रही है, यकीन मानना सोशलॉजी आपको अच्छा लगने लग जाए। बाकी मेरी शुभकामना है, अच्छे से पढ़ें, माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।